मैं एलके सोनी आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द लॉजिक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम जो बातें पढ़ेंगे वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ नोटिंग करेंगे। एक स्टूडेंट की नोटिंग जबरदस्त होनी चाहिए। अगर आपकी नोटिंग जबरदस्त है तो आपका माइंड भी उतना ही जबरदस्त है। क्लास में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठना आपको। मुझे क्लास में आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए, राइट? चलिए, आप सब भगवान को याद कीजिए। आप सब बेटा भगवान को याद करेंगे। आप गॉड से ये प्रे करें कि वो आपको शक्ति दे, बल दे, ताकि आपने जो ये इतना बड़ा काम अपने कंधों पर उठाया है उसे करने की शक्ति आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, आज के इस सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा रीजंस फॉर enacting the Consumer Protection Act। आपको मेरे साथ लिखना है बेटा। ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ऐसा करना बहुत जरूरी है। The reasons for enacting the Consumer Protection Act। तो आपके सामने मैं वो रीजंस रखूंगा बेटा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में मैं आपका काम बहुत आसान बनाने वाला हूं। आप मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास तो करो। बहुत आसान बनाने वाला हूं इसे तो मैं लड्डू बनाने वाला हूं, लड्डू। इसे तो मैं कैडबरी सिल्क बनाने वाला हूं, कैडबरी सिल्क बनाने वाला हूं इसे मैं। नोटिंग आपकी जबरदस्त होनी चाहिए। तो मैं आपको डिफरेंट रीजंस दे रहा हूं, और जब तक ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पर ग्रिप नहीं आएगी। काफी सारे लोग इस पार्ट को छोड़ देते हैं।
बोलते हैं ये तो फालतू की चीज है भाई। जो लोगों को फालतू की चीज लगती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बेटा, तो रीजन नंबर फर्स्ट या नोट करेंगे। रीजन नंबर फर्स्ट, एक कंसेप्ट है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इसको मैं समझाऊं। मैं एक चीज लिखता हूं, आपकी एकदम फिट बैठ जाएगी माइंड के अंदर कि क्या मतलब है इसका। कलेक्टिव बार्गेनिंग हिंदी का एक मुहावरा है, वो सुनाता हूं। कई बारी गाने सुनाता हूं, कई बारी चुटकुले सुनाता हूं, कई बारी कहानियां सुनाता हूं। ये मेरा अंदाजे बयां है। क्या है बेटा? अंदाजे बयां। चीजों को बताने का स्टाइल है, ताकि आपके माइंड के अंदर वाली तह तक पहुंच जाऊं मैं। ऊपर ऊपर वाली तह में नहीं। तुम ऊपर ऊपर से मत सुनो, अंदर तक जाने दो, अंदर तक इन बातों को। क्लास में ऐसे बैठो, इतने इंटरेस्ट से बैठो जैसे एक जोहरी, जैसे एक मां अपने बच्चे को खाना खिलाती है, जैसे एक मां अपने बच्चे को फीड करती है। कुछ इस तरह से आप क्लास में बैठो। भूल जाओ कि दुनिया में आपके और मेरे सिवा आज कुछ है। वो तुमने गाना सुना है ना, एक मैं और एक तू, और हवा भी जादू है। एक मैं हूं, एक तू है, और हवा भी बीच में नहीं है। तो इस एटीट्यूड के साथ आज की क्लास स्टैंड करनी है बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझना चाहते हो तो एक लाइन लिख रहा हूं, उसको नोट करना बेटा। इसका मतलब है एकता में शक्ति है। एकता में शक्ति है। यहां हम बात कर रहे हैं, एक्ट का नाम देखो, टाइटल को पढ़ो। कहता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अरे प्रोटेक्ट किसको किया जाता है? दो लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। एक उसे प्रोटेक्ट करेंगे जो कमजोर है, और उसे प्रोटेक्ट करेंगे जो बहुत कीमती है। आप लॉकर के अंदर क्या अपने जूते चप्पल रखते हो? क्या रखते हो लॉकर के अंदर? अपने गहने रखते हो? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? किसे प्रोटेक्शन की जरूरत है? उस चीज को प्रोटेक्शन की जरूरत है जो बहुत कीमती होती है। उसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। या
कोई ऐसी चीज जो कमजोर है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। यहां पे हमारा कंज्यूमर बहुत कीमती है भैया, बेशकीमती है कंज्यूमर। उसके बिना हमारी पूरी इकोनॉमी ही रुक जाती है, और किसी देश की अगर इकोनॉमी रुक गई तो उस देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। वो देश फिर बिस्तर पर लेट जाता है। उस देश की किस्मत भी बिस्तर पर लेट जाती है। वो कहता है जो आदमी सोया हुआ है उसकी किस्मत भी सोई हुई है। जो आदमी उठकर बैठ गया उसकी किस्मत भी उठकर बैठ गई। जो आदमी खड़ा हो गया उसकी किस्मत भी खड़ी हो गई। जो आदमी चल पड़ा उसकी किस्मत भी चल पड़ी। जो आदमी दौड़ने लगा उसकी किस्मत भी दौड़ने लगी। तो बेटा, जिस देश की तुमने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी वो तो लेट जाएगा बिस्तर पर, और जो लेट जाएगा उसका भाग्य भी लेट जाएगा। यानी हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है अगर वहां का कंज्यूमर प्रोटेक्टेड नहीं है। क्योंकि उस माई के लाल के ऊपर, उसकी जेब में जो पैसे रखे हैं ना, उसी के ऊपर सारी इकोनॉमी चल रही है। तो बेशकीमती है, नगीना है, पारस का पत्थर है कंज्यूमर। उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक कहानी सुनाता हूं। एक किसान था, कम पढ़ा लिखा था लेकिन बहुत बुद्धिमान था। एक किसान कम पढ़ा लिखा लेकिन बहुत बुद्धिमान था। अब उसका अंत समय आ गया। उसके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दूं कि वो उनके सारी उम्र उनके काम आए, सारी उम्र उनके काम आए। उसने क्या करा? उसने कहा जाओ जंगल में जाओ और लकड़ियां लेकर आओ, टहनियां लेकर आओ। तो सब गए, सब टहनियां लेकर आए। अब कहता है कि टहनियों को तोड़ो, जो टहनियां तुम लाए हो उसको तोड़ो। सब टहनियां तोड़ने लगे। सबके मन में ख्याल आ रहा है आज पिताजी का लगता है दिमाग खराब हो गया है। अब तक तो ठीक थे लेकिन अब इनका दिमाग खराब होने लगा है। अब वो टहनियां तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। सोच रहे हैं मन में कि ये क्या चाहता है ये बुढ़ा। फिर उसने क्या करा, जब उनको 4-5 मिनट हो गए टहनियां तोड़ते हुए, उसने कहा कि रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। क्या करो, एक एक टहनी मुझे दो। सारे जो तुम टहनियां, पेड़ की टहनियां तुम लेकर आए हो, एक एक मुझे दो। वो उसने क्या करा, 5 लकड़ियों को इकट्ठा किया, उसको रस्सी से बांध दिया, उसको रस्सी से बांध दिया। और फिर एक एक को नाम लेकर बुलाया, एक एक को नाम लेकर बुलाया। भाई तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ। कहते हैं कि अब इस गठड़ी को तोड़ो, जो ये बंडल बनाया है मैंने, इसको तोड़ो। वो बंडल किसी से भी नहीं टूटा।
पहले ने ट्राई किया, जब पांचवें ने ट्राई किया नहीं टूटा, तो पिता ने पूछा, किसान ने पूछा, भैया कोई बात समझ में आई तुम्हारे? पांचों कहते हैं जी इतनी बात समझ में आई कि एक लकड़ी को तोड़ना आसान है और 5 लकड़ियों को तोड़ना मुश्किल है। बोलता है कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जब तक तुम पांचों भाई इकट्ठे रहोगे, और तुम्हारे बीच में प्यार रूपी, आपसी प्रेम रूपी धागा तुम्हें बांधे रखेगा, जब तक आपसी प्रेम रूपी धागा तुम्हें नहीं बांधता और तुम इकट्ठे नहीं रहते, तो तुम्हें कोई भी आकर, तुम कमजोर हो, तुम्हें कोई भी आकर तोड़ देगा। और जब तुम इकट्ठे हो जाओगे, कोई माइका लाल तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। तो लड़कों की बात समझ में आई। तो कहानी का संदेश ये है बेटा, एकता में शक्ति है, कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर आप कमजोर है, ठीक है बेटा, आप इकट्ठे हो जाइए, आप अपनी ग्रुप की, अपनी कलेक्टिव पावर को इकट्ठा कर सकते हैं। और जो अत्याचारी है, जो स्ट्रांग है, वो गलत यूज करता है, वो अपनी पोजीशन का मिस यूज कर रहा है, ही इज अब्यूजिंग हिज डोमिनेंट पोजीशन। इफ ही इज अब्यूजिंग हिज डोमिनेंट पोजीशन, तुम क्या कर सकते हो भाई? तुम इकट्ठे हो सकते हो और इकट्ठे होकर उसका सामना कर सकते हो। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या बोला जाता है बेटा इसको? कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के पीछे क्या कारण थे, कुछ रीजंस थे, क्यों इकट्ठा होना पड़ा भाई हमें? तो नंबर 1 था सेलर्स लॉबी। तो फर्स्ट था क्या बेटा? सेलर्स लॉबी। दूसरा था, शाबाश, फॉर्मिंग कार्टल्स। फॉर्मिंग कार्टल्स। और तीसरा था आर्टिफिशियल प्राइस मेकिंग। ध्यान से आप मेरी बात को सुना बेटा। हाँ जी सर, बात ध्यान से आप सुनेंगे। तो पहली बात, सेलर्स लॉबी, ठीक है। पहली बात क्या है बेटा? सेलर्स लॉबी, यानी सेलर्स ने लॉबी बना ली है, इकट्ठे हो गए हैं
एक मार्केट में 4 दुकानें हैं। सेलर्स ने लॉबी बना ली है, लॉबी बनाकर इकट्ठे हो गए हैं। लॉबी का मतलब क्या है बेटा? आपस में गठजोड़ कर लिया है, तालमेल बिठाकर 4 दुकानें हैं, चारों ने फिक्स कर लिया है कि वो इस तरह से कंज्यूमर्स को काटेंगे। जब सेलर्स लॉबी बनाकर बैठ गए हैं, मान लो 3 दुकानदार हैं, 3 सर्विस प्रोवाइडर हैं, 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई आपस में लड़ेंगे तो तीनों भूखे मरेंगे। भाई ऐसा करते हैं, हम में से तीनों कोई भी किसी भी सिचुएशन में इस प्राइस से नीचे गुड्स नहीं बेचेगा। आपस में लॉबी बना ली है, आपस में कार्टेल बना लिया है। कार्टेल, कार्टेल का मतलब है यहां पर कॉम्बिनेशन। सेलर अगर लॉबी बना के गठजोड़ करके बिजनेस कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन बना के बिजनेस कर रहे हैं, आपको बस इतना नोट करना है बेटा जितना मैं नोट कर रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नोट नहीं करना। कॉम्बिनेशन बना लिया है, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लिया है कि 2 आदमी कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हैं कि तीसरा मार्केट में आ ही नहीं सकता। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं कैसे। मैं आपको एक कार्टेल का एग्जांपल देता हूं, खतरनाक वाला एग्जांपल देता हूं, कभी नहीं भूलोगे, कार्टेल एग्जाम में आएगा। कार्टेल को वैसे तो कंपटीशन एक्ट 2002 में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां भी तुम थोड़ा सा सीख लो, वहां पे जब आएगा तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। वहां पे तो बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाऊंगा इसको। अभी एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि कार्टेल क्या चीज है। ठीक है, तो कार्टेल का मतलब क्या है बेटा? कार्टेल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स। कार्टेल किस तरह से काम करता है, आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक सड़क है। ठीक है बेटा, ये क्या है? एक सड़क है, और इस सड़क पर एक ट्रक चल रहा है। ठीक है, एक ट्रक और चल रहा है ऐसे। मैं आपको बता रहा हूं कि कार्टेल बेटा काम कैसे करता है। ठीक है, मान लो ये जो रोड है, ये रोड है, इसको मान लो मार्केट। क्या है ये? मार्केट। और ये ए, सेलर ए और सेलर बी। ट्रक क्या है? सेलर ए, सेलर बी। अब इनके पीछे तुम अपनी ओडी गाड़ी लेकर आ रहे हो। ओडी, तुम्हारी ओडी चलती है 250 किलोमीटर पर आवर। तुम आगे बढ़ जाना चाहते हो। कॉम्बिनेशन क्या है बेटा? नुकसानदायक चीज है। कंपटीशन को तुम किल कर दोगे कार्टेल से, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे? तो तुम कंपटीशन को मार ना सको, कंपटीशन को किल ना कर सको,
इसके लिए एक और कानून बनाया है, उसका नाम है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब इस कार्टेल को तोड़ेंगे कैसे, वो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं पढ़ने वाले। कार्टेल को तोड़ेंगे कैसे, ये हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं पढ़ने वाले, ये पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में। यहां तो हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहां तो ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कार्टेल का क्या मीनिंग है। कार्टेल एग्जाम में आ सकता है, जब कार्टेल एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो कंपटीशन एक्ट के सेक्शंस का हवाला देंगे, ठीक है। तो ये एक मार्केट है और उसमें दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, दो मैन्युफैक्चरर्स हैं या दो सेलर्स हैं, दो ही हैं बस मार्केट में। पूरी मार्केट में उनका राज चलता है, जो क्वालिटी चाहें देते हैं, पुअर क्वालिटी देते हैं, बढ़िया दाम वसूल करते हैं। नुकसान किसका हो रहा है बेटा? जो राजकुमार था उसका नुकसान हो रहा है, जो मार्केट का राजकुमार था, जो प्रिंस था मार्केट में, उसका नुकसान हो रहा है। वो गाना गाता ही रह गया बस कि जाने वालों जरा होशियार, यहां के हम हैं राजकुमार। वो गाना गाता ही रह गया और उसकी ऐसी की तैसी कर दी इन दो लोगों ने। उससे मन चाहा तो दाम वसूल कर लिया और मन चाहा पैसा और मन चाही उनको क्वालिटी, पुअर क्वालिटी उनको प्रोवाइड कराई। तो प्यारे बच्चों, तुमने क्या करा? तुम एमबीए करके आए, तुम यूएस से एमबीए करके आए, अपने पापा की सारी खेती की जमीन बेचकर तुम कहते हो कि मैं बिजनेस करूंगा। और तुम्हारी किस्मत फूटी थी कि जो तुमने बिजनेस करने का फैसला लिया वो इन लोगों के कंपटीशन में किया। अब इस रोड में ये मार्केट में कुछ इस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं कि इन्होंने स्पेस ही नहीं छोड़ा कि कोई तीसरा इनसे आगे निकल जाए। क्या करते हैं ये? मान लो तुम एक कुर्सी बनाते हो और तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 150 रुपए। ये दोनों मिलकर क्या करना शुरू कर देते हैं? 100 रुपए में बेचना शुरू कर देते हैं कुर्सी को। तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 150 रुपए, तुम 10% अपना प्रॉफिट ऐड करते हो तो तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा प्रॉफिट और तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे मिलाकर पड़ती है 175 रुपए। 175 रुपए की कुर्सी तुम मार्केट में बेचते हो और ये तुम्हारे जैसी कुर्सी बनाकर या तुम्हारे से 19-20 करके उसको 100 रुपए का बेच देते हैं। और इनका मकसद क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? इनका ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर की सर्विस करना नहीं है, कंज्यूमर की सेवा करना नहीं है। इन कमीनों का तो ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें मार्केट से बाहर निकालें। तुम कहते हो कि मैं एमबीए यूएस से मैं एमबीए करके आया हूं, मैं कैपिटल लेकर आया हूं, मैं इनोवेशन लेकर आया हूं, मैं सपने लेकर आया हूं, मैं सपनों का सौदागर बनकर आया हूं। ये कहते हैं तेरी तो ऐसी की तैसी, देख लेते हैं तेरे को। अच्छा, हमारे से कंपटीशन करेगा। अब तुम्हारी जो तुमने पढ़ाई करी है वो ये नहीं कहती कि तुम अपनी कॉस्ट प्राइस से नीचे बेचो। अगर तुम इनके साथ कंपटीशन करना चाहते हो तो तुम्हें भी इनका कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ेगा। अगर ये 100 रुपए की कुर्सी बेचते हैं तो तुम्हें भी एक कुर्सी पर 75 रुपए नुकसान उठाना पड़ेगा। ये पुराने बिजनेसमैन हैं, इनका खुद के गोदाम है, खुद का शोरूम है, इकट्ठा माल खरीदते हैं तो सस्ता मिलता है इनको। तुम्हारे साथ क्या है? तुमने किराए का तो गोडाउन ले रखा है, किराए की तुम्हारी फैक्ट्री है, किराए का तुम्हारा शोरूम है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 150,
इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 100। ये क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यार हमने तो 50 साल प्रॉफिट कमा लिया, अब थोड़े दिन क्या करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करते हैं। इनकी कॉस्ट आ रही है 100 रुपए, तुम्हारी कॉस्ट आ रही है 150 रुपए, क्योंकि तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हैं। कहते हैं तू आ, देखते हैं कितना तुमने दूध पिया है अपनी माँ का, आ तू मार्केट के अंदर। अब तुम कब तक सरवाइव करोगे बताओ? एक दिन अपनी ओड़ी लेके पतली गली से निकल जाओगे, और फिर ये क्या करेंगे, फिर ये अपनी उसी पुरानी चाल पर आ जाएंगे, इससे अपनी पुरानी चाल पर आ जाएंगे और वही पुअर क्वालिटी देंगे, हाई प्राइस चार्ज करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज देखी, बोलते हैं कि ये तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हर्डल है, बाधा है, रुकावट है, तोड़ देते हैं इस रुकावट को। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने और कंपटीशन एक्ट ने मिलकर काम किया और इस कार्टेल की परंपरा को ही खत्म कर दिया। मैं आपको बहुत सारे केसेस बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं कार्टेल के, जब मैं कंपटीशन एक्ट 2002 शुरू करूंगा। जैसे ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होगा तो हम शुरू करेंगे कंपटीशन एक्ट 2002। तो कॉम्बिनेशन बना ले, अगर कॉम्बिनेशन बना ले, पुअर क्वालिटी, जो भी नए मैन्युफैक्चरर को तो आने नहीं देते। अब कंज्यूमर बेचारा क्या करे, उसे तो कुर्सी चाहिए कि ही चाहिए, उसे तो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि भाई तुम कलेक्टिव बार्गेनिंग करो, सेलर्स की लॉबी के अगेंस्ट। अगर सेलर्स ने कार्टेल फॉर्म कर लिया है या सेलर्स आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे हैं, होर्डिंग करके बैठ गए, काला बाजारी करके बैठ गए, स्टॉक करके बैठ गए, कहते हैं कि माल ही नहीं है। पहले दिन मार्केट में लोग आए, बोले कि भाई साहब कुर्सी दे दो, कहते हैं माल ही नहीं है। जो कुर्सी 150 की थी 170 की हो गई। फिर दूसरे दिन लोग मार्केट में आए, बोले जी कुर्सी दे दो, बोले जी है नहीं। फिर वो 170 की कुर्सी 190 की हो गई। फिर मार्केट में लोग आए, बोलते हैं कि जी कुर्सी दे दो, कहते हैं कि है नहीं। वही 190 की चीज 225 की हो गई, 225 की हो गई। फिर कहते हैं कि मार्केट में 250 तक पहुंचा दिया उसको। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए है, 10% का प्रॉफिट अगर चार्ज करते 110 रुपए में वो चीज कंज्यूमर को अवेलेबल हो सकती थी। जो चीज 110 रुपए में अवेलेबल हो सकती थी उसके वो लोग कमीने कितने चार्ज कर रहे हैं, 250 रुपए। दिस इज कॉल्ड कार्टलिंग, फॉर्मिंग कार्टल, एंड दिस इज कॉल्ड सेलर्स लॉबी। तो इसके अगेंस्ट हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? एक तो इनकी पिटाई करेंगे, इनके अगेंस्ट रेमेडी प्रोवाइड करेंगे कंज्यूमर को, कंज्यूमर एम्पावरमेंट। उसको दूध पिलाएंगे, उसको बादाम खिलाएंगे, उसको आंवला खिलाएंगे, उसको मक्खन खिलाएंगे, बेटा तगड़ा हो जा और लड़ इन कमीनों से। कैसे लड़, वो हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे केसेस चलेंगे, केसेस कहां चलेंगे, कितनी पेनल्टी हो सकती है, क्या हर्जाना इनको भरना पड़ सकता है, ये सब बातें हम बेटा पढ़ने वाले हैं इस एक्ट के अंदर। तो हम आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, रीजंस फॉर एनेक्टिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और पहला रीजन हमने क्या देखा, कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है बेटा, ताकि कंज्यूमर कलेक्टिव बार्गेनिंग कर पाए। यानी दोनों कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं। यहां पे सेलर्स लॉबी बना रहा है तो कंज्यूमर क्या करेगा बेटा, जब सेलर्स लॉबी बना रहे हैं तो कंज्यूमर को क्या करनी पड़ेगी, एम्पावरमेंट करनी पड़ेगी, इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर सेलर्स यूनिटी में आ गए तो बायर्स एसोसिएशन भी यूनिटी में आ जाए। ठीक है बेटा, इकट्ठे होके बार्गेनिंग कर रहे हैं। जब वो इकट्ठे होके बार्गेनिंग कर रहे हैं तो तुम भी इकट्ठे हो जाओ। ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपको गाइड करता है। और यहां पे हम आगे पढ़ेंगे रीजन नंबर 2 कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करना पड़ा। अब अगर मान लीजिए कोई आपको अगर 1 मिनट के लिए कंज्यूमर 1 मिनट आपके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हटा देते हैं तो देखते हैं, ये एक बारी चेक करते हैं
अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं हुए तो क्या सिचुएशन बनती है? फिर आपको पढ़ना पड़ता है जी, मल्टीपल लॉज पढ़ने पड़ते हैं। यानी रीजन नंबर 2 ये है, मल्टीपल लॉज हैं। भाई 1986 से पहले क्या कंज्यूमर की प्रोटेक्शन नहीं होती थी? होती थी। कॉम्प्लेक्स सिविल लॉ थे, बहुत ज्यादा सिविल लॉ थे। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए एक स्पेसिफिक लॉ चाहिए था। बाकी जो लॉ थे वो स्पेसिफिक नहीं थे, वो स्पेशल कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए नहीं बने थे। उनके अंदर केस फाइल करना है, मान लो मुझे 1 लाख रुपए लेने हैं, तो 1 लाख रुपए के अकॉर्डिंग मुझे कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी। महंगा था न्याय लेना। कंज्यूमर कहता है यार मैं पहले ही परेशान हूं, पहले ही मेरे को उसने लूट लिया, और अब मैं वकीलों की फीस दूं, कोर्ट की फीस दूं, ये मुझे लोग और लूटेंगे। तो कहता है कि यार जो हुआ सो हुआ, देखी जाएगी। वो कोर्ट में जाता ही नहीं था। उसकी इस कमजोरी का फायदा उन कमीनों ने और उठाया और कंज्यूमर को लूटना शुरू कर दिया। तो उन सब मल्टीपल लॉज को हटा दिया। बोले कि जी हटाओ, तुम साइड में हटो, हम एक स्पेसिफिक लॉ की बात करेंगे। उसकी जो प्रोसेस है उसको फास्ट करेंगे, फीस को खत्म कर देंगे, ना के बराबर कर देंगे। ठीक है बेटा। और ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि सेलर ने बायर को लूटा है। यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर केस हुआ है और अगर वाकई में जेन्युइन गलती है सेलर की, मैन्युफैक्चरर की या सर्विस प्रोवाइडर की, तो उसको बचने का स्कोप ही कोई नहीं है। उसको ना तो उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, बल्कि जो उसको दिमागी तनाव हुआ, मानसिक जो उसको बातें झेलनी पड़ी, उसका हर्जाना भी उसको मिलेगा। तो बेटा मल्टीपल लॉ थे। मल्टीपल लॉ कौन कौन से थे? एक तो बेटा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। प्रोविजन कहां थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा एक लॉ है, और ये सिर्फ सेलर और बायर के लिए नहीं है, ये तो बहुत सारी चीजों के लिए है। ये सिर्फ सेलर और बायर के लिए नहीं काम करता, ये तो पता नहीं क्या क्या काम करता है जी। तो इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते थे। दूसरा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इसके प्रोविजंस अप्लाई हो जाते थे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते थे। और एक था बेटा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना हो तो इन सब एक्ट को पढ़ना पड़े। इसके अलावा सिविल प्रोसीजर कोड, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये सारे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, और एक आम आदमी को तो सारे लॉ की नॉलेज हो नहीं सकती। ये बात किताबी जरूर है कि यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ द लॉ ऑफ लैंड, लेकिन आप बेटा सोचो कि एक आम आदमी को इतने सारे कॉम्प्लेक्स लीगल सिस्टम की जानकारी कैसे होगी? ये जानकारी तो एक लीगल प्रैक्टिशनर को होगी, और लीगल प्रैक्टिशनर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हाई फीस चार्ज करते हैं बेटा। सबसे महंगा प्रोफेशन है ये लॉ का। जितना पैसा लीगल फील्ड में है, इस प्रोफेशन से महंगा और कोई प्रोफेशन नहीं है दुनिया के अंदर। बोलते हैं वो महंगी महंगी फीस देनी पड़ेगी। शाबाश बेटा। तो आइए तीसरा रीजन बेटा, मल्टीपल लॉस पढ़ने पड़ेंगे अगर आपके पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा रीजन नंबर 3 क्यों बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हर्डल्स इन लिटिगेशन। तीसरा रीजन क्या था बेटा? तो नंबर 3 हर्डल्स
hurdles in litigation. Hurdles in litigation. ठीक है, going to रेगुलर कोर्ट्स. अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना हो, गोइंग टू रेगुलर कोर्ट्स इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, is very expensive and time consuming. That's why we need a specific law जहां पे जो जस्टिस है वो कैसा हो, जस्टिस कैसा हो, क्विक हो, जस्टिस क्विक हो, फास्ट हो, स्विफ्ट तेज हो, सस्ता हो. ठीक है बेटा, न्याय हमें कैसा चाहिए? हमें फास्ट चाहिए भाई, जल्दी चाहिए और सस्ता भी होना चाहिए. इंडिया जैसे देश में लोग ये काले कोट वालों से बहुत डरते हैं. जो ये काले कोट पहनकर आते हैं इनसे बहुत डरते हैं. बोलता है कि ये वकीलों के चक्कर में तो दुश्मन भी ना पड़े. नहीं पढ़ना चाहते लोग इनके चक्कर में, क्योंकि लूटते हैं बहुत हैं. तो न्याय कैसा चाहिए बेटा? सस्ता न्याय चाहिए और फटाफट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए. दैट्स व्हाई वी नीड अ लॉ जो ये दोनों चीजें हमें प्रोवाइड कर सके. इसीलिए बेटा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया. एक और रीजन, नंबर 4, रीजन नंबर 4 नोट करो बेटा. रीजन नंबर 4, रेमेडी. रेमेडी मतलब क्या? न्याय, जस्टिस. जस्टिस दो तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दिलाता है. एक तो बेटा कंपनसेशन के तौर पे, और दूसरा पेनल्टी के तौर पे. जो गलत काम करने वाले हैं, एक तो उनको डिफेक्टेड गुड्स बेचने के लिए कंपनसेशन देना होता है और उन पे कोर्ट पेनल्टी भी लगाता है. पेनल्टी किस लिए लगाई जाती है? कि दूसरे को भी आंख हो जाए और इसको भी सबक मिल जाए, आइंदा से ये गलती ना करे. ठीक है बेटा, एक इसीलिए एक स्पेसिफिक लॉ चाहिए था. सिविल लॉ तो सिर्फ कंपनसेशन की बात करता था. आप देखिए बेटा, शाबाश, ये जो सिविल लॉ थे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, ये जो ग्रुप ऑफ सिविल लॉ हैं, ये ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं? कंपनसेशन देते हैं, यानी नुकसान की भरपाई करवाते हैं, पेनल्टी नहीं लगाते. क्योंकि पेनल्टी कहां लगाई जाती है? क्रिमिनल प्रोसीजर में. सिविल प्रोसीजर में तो पेनल्टी लगाने का प्रावधान ही नहीं है. तो सेलर कहता है कि पहली बात तो कोई केस फाइल नहीं करेगा, दूसरी बात करेगा और फैसला हमारे पक्ष में अगर आ गया, बढ़िया बात है. हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया, कोई बात नहीं, 1000 में से कोई एक में कंपनसेशन देना पड़ जाएगा तो दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है. डर नहीं था. जब डर नहीं होता, बोलते हैं कि घर वाला घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, कानून कोई है नहीं,
डर किसी का है नहीं, तो डर नहीं है तो जो गलत चीज हो रही है वो रुकती नहीं है। इसीलिए कोई ऐसी चीज चाहिए जो उनको डर दिखा सके, जो रोक सके। इसीलिए इसके अंदर दोनों तरह की रेमेडी प्रोवाइड करी गई है, दोनों तरीके से न्याय दिया गया है, कंपनसेशन भी दिया है, पेनल्टी भी दिया है, और भी तरीके हैं इसके कई सारे, वो हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने बेटा आज की सेशन में मोटा मोटा आपको बताया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को क्यों पास किया गया है, रीजंस फॉर एनेक्टिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेलर्स कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, ग्रुप बना लेंगे, कार्टेल बना लेंगे। जब सेलर कार्टेल बना लेगा तो कंज्यूमर भी इकट्ठे हो जाएंगे, कंज्यूमर एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, मिलकर लड़ने का एक प्रावधान दिया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग आप भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते। अगर वो ग्रुप बना के, लॉबी बना के, कार्टेल बना के ऑपरेट कर रहे हैं तो तुम भी एसोसिएशन बना के, कंज्यूमर एसोसिएशन बना के उनके खिलाफ लड़ सकते हो। दूसरा रीजन, कार्टेल को बेटा मैंने बताया आपको कि कार्टेल किस तरह से ऑपरेट करता है, ये एग्जांपल आपको दिया और आपने आई थिंक नोट किया होगा। और तीसरी बात, मल्टीपल लॉ थे, सर्टेनिटी नहीं थी लीगल प्रोविजंस में, तो कंज्यूमर को न्याय मिलना, छोटी छोटी चीज के लिए कंज्यूमर को न्याय मिलना। मैं आपको बहुत सारे केसेस पढ़ाऊंगा कि एक 5 रुपए के बिस्कुट के लिए भी कोर्ट ने न्याय दिया है। अगर आपने 5 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट खरीदा है ना और उसमें डिफेक्ट है, तो कोर्ट ने वहां भी हजारों रुपए की पेनल्टी प्रोवाइड करी है, हजारों रुपए की कंपनसेशन कंज्यूमर को दिलाई है। भाई बाधा थी लिटिगेशन के अंदर, दो कमियां थी। एक तो रेगुलर कोर्ट में जाना बहुत एक्सपेंसिव था और दूसरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। आजकल टाइम नहीं होता किसी के पास, आज का इंसान पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन समय देने के लिए तैयार नहीं है, समय है ही नहीं उसके पास। तो इसका एक्सपेंसिव के लिए, टाइम कंज्यूमिंग के लिए हमें फास्ट चाहिए और एक्सपेंसिव को दूर करने के लिए हमें चीप रेमेडी चाहिए। तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करी गई। ठीक है बेटा, और आगे रेमेडी क्या है, न्याय क्या है, कंपनसेशन चाहिए और इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी चाहिए। शाबाश बेटा, आप बहुत ध्यान से इन सब बातों को नोट करें। इसके बाद हम आगे चलेंगे बेटा, आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्लाइड्स मैंने यूज की हैं, आप इनको नोट कर लीजिए बेटा, शाबाश। हम आगे मूव करते हैं और आगे बढ़ने से पहले हमें इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से इस एक्ट की शुरुआत होती है। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। नोट करेंगे बेटा सब बच्चे। देखो बेटा, सबसे पहली बात हम करेंगे इसमें, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। उसका हक है क्योंकि वो कमजोर भी है और कीमती भी बहुत है, इसीलिए उसको प्रोटेक्शन चाहिए, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू बी इंफॉर्म्ड। प्रोडक्ट की पोटेंसी क्या है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, प्रोडक्ट क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या काम नहीं कर सकता, डेंजरस, कहीं छोटे बच्चों के लिए डेंजरस तो नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेलर को, सर्विस प्रोवाइडर को, मैन्युफैक्चरर को देनी पड़ेगी। ठीक है, राइट टू बी इंफॉर्म्ड।
राइट टू बी रिड्रेस्ड, अगर उसके साथ कुछ अन्याय हो जाए तो उसके एग्रीव्ड, उसके ग्रीवेंस को रिड्रेस करना पड़ेगा, ये उसका अधिकार है, यानी उसके कष्टों का निवारण करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, रिड्रेस्ड मतलब कष्टों का निवारण करना, कष्टों का निवारण करना, नोट कर लो, निवारण। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, ध्यान मत देना मेरी हिंदी की तरफ। कष्टों का, मेरा मकसद आपको समझाना है, आपको अपनी हिंदी की स्किल्स दिखाना नहीं है। राइट टू बी रिड्रेस्ड, राइट टू चूज, राइट टू चूज, शाबाश। उसको पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट के मैं ले रहा हूं, मान लो मैं एक फोन ले रहा हूं, फोन खरीद रहा हूं एक मैं, और इस प्रोडक्ट के, इस कमोडिटी के एक से ज्यादा मेरे पास सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो मुझे यह हक होना चाहिए कि मैं उसमें से चूज कर सकूं। सेलर मेरे पे थोपेगा नहीं, मेरी चॉइस को मेक नहीं करेगा, मेरी चॉइस को मैं खुद मेक करूंगा। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, यानी उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, ये उसका हक है। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक स्लोगन आपको, तो ये गवर्नमेंट का हक है कि वो कंज्यूमर को एजुकेट करे, ड्यूटी है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, और कंज्यूमर का ये राइट है। ठीक है बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो आपने एक स्लोगन सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। तो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रेडियो पर प्रोग्राम दिखाएगी, टीवी पर प्रोग्राम आएंगे, इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंज्यूमर को नींद से जगाने की, अपने अधिकारों के प्रति जगाने की कोशिश करती है। तो आप नोट कर लीजिए बेटा, सब बच्चों, सब बातों को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम डेफिनेशन वाला पार्ट शुरू करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए एक बारी बेटा, शाबाश। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, बोल बोल के बेटा नोट करो इसको, बोल बोल कर। शाबाश बेटा, बोल बोल कर नोट करिए आप इसको। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी redressed, right to choose from various options, right to safety, right to be heard, सुनवाई का मौका। ठीक है, उसे सुनवाई का, उसकी बात सुनी जानी चाहिए, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, उसे सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। शाबाश, सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। आइए, नेक्स्ट डेफिनेशंस पार्ट शुरू करेंगे बेटा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बहुत सारी हैं इसकी, तो सारी डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे।
लेकिन सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम कर रहे हैं, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, शाबाश बेटा। सेक्शन याद रखेंगे इसका बेटा, एग्जाम में आएगा तो सेक्शन लिख कर आना। जितनी ज्यादा सेक्शंस लिख कर आओगे उतना ही आपका आंसर अट्रैक्टिव लगेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका स्टडी मटेरियल कहता है कि यू मस्ट हैव एडवांस नॉलेज। तो एडवांस नॉलेज को प्रदर्शन करने के लिए, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, वो शक्ति प्रदर्शन किया जाता है ना, वो नेता जैसे जुलूस निकालते हैं और फिर वो जुलूस में क्या करते हैं, ठीक है बेटा, ऊंची सी गाड़ी पर चढ़कर ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं, देखते हैं कि दिखाते हैं कि कितने सारे लोग हमारे साथ हैं। तो तुम्हें भी एग्जाम में क्या करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। एक लाख का स्टूडेंट शक्ति प्रदर्शन कैसे करेगा बेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक तो इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करने हैं बेटा, दो काम आपने करने हैं शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, दो काम आपने करने हैं। एक काम क्या आपने करना है, सेक्शंस को याद रखना है बेटा। क्या सारे सेक्शंस को याद रखना है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद रखना है। कैसे पता लगेगा आपको कि इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं, तो उसके लिए बेटा मैं बताऊंगा आपको कि कैसे। और केस लॉज, ठीक है। अगर आप 5 मिनट 15 मार्क्स का 10 to 15 मार्क्स का एक कंसेप्ट एग्जाम में आ सकता है और आपने 10 से 15 नंबर लेने के लिए मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे रोज सिर्फ 5 मिनट्स दे दो। और ये 5 मिनट्स भी कौन से दो, एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जो 5 मिनट आपके वेस्ट होते ही होते हैं, वो वाले 5 मिनट दो। यानी आप अपने सेंटर पे पहुंच गए तो आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर क्लास को शुरू करेंगे, उसमें अभी 5 मिनट लगेंगे, सिस्टम ऑन करेंगे, इंटरनेट कनेक्शन लगाएंगे, सेटिंग ऑन करेंगे, वेबसाइट पर जाके क्लास के लिंक को डाउनलोड करेंगे, 5 मिनट लग जाएंगे। तो उस 5 मिनट में क्या करना है, वो काम करना है जो मैं बताऊंगा तुम्हें बेटा। घर गए हो, थके हारे घर गए हो, थके हुए हो, घर जाकर बिस्तर पर लेट जाते हो, वो पता नहीं जैसे क्या करके आए हो। तो घर जाके तुम्हारी मम्मी तुम्हें पानी का गिलास देती है, इस पानी के गिलास को बोलता है कि रुक जाओ, अपने सामने रख लो, इससे तुम्हारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी बेटा, तुम्हारी विल पावर बढ़ेगी प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए आपके अंदर कि एक मुक्का दीवार को मारो तो दीवार गिर जाए। पहाड़ों को फोड़ने की आपको ताकत होनी चाहिए। बोलते हैं कि इसने बड़े पहाड़ फोड़ रखे हैं, अरे पहाड़ों को तोड़ने की इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए। बोले पानी का गिलास तुम्हारे सामने पड़ा है, नहीं पीऊंगा इसको, पहले 5 मिनट सर का काम कर लूं। टीवी देख रहे हो, मान लो पिक्चर देख रहे हो, कभी कभी देखने में कोई हर्ज भी नहीं है, तो ब्रेक आ गया, 5 मिनट का ब्रेक आना है तो 5 मिनट सर का काम कर लेते हैं, यार ब्रेक आने दो। वो कोई तेल बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बेचने दो उन्हें, म्यूट कर दो टीवी, 5 मिनट मेरा काम कर लो बीच में। बहुत सारा टाइम आपको मिलता है, ठीक है। जो काम मैं बोलूं उसको बाथरूम की दीवार पे चिपका दो और नहाते नहाते 5 मिनट नहाने में लगाते हो, साबुन लगाते रहो और दीवार पे जो लिखा है उसको पढ़ते जाओ। बहुत सारे तरीके हैं बेटा। मैं आपके वो वाले 5 मिनट मांग रहा हूं जो आप वेस्ट करते हो। वो जो 5 मिनट तुम वेस्ट करते हो, उन 5 मिनट का हम यूज करेंगे और उस 5 मिनट का यूज करके 10 से 15 नंबर हासिल करेंगे।
10 to 15 मार्क्स हम लेकर आएंगे। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो हम सब बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो दो चीजें याद करनी है, सेक्शंस याद करने हैं और दूसरी बात क्या करनी है बेटा, केस लॉ याद करने हैं। एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद कहीं से मर्जी क्वेश्चन आ जाए, एक फॉर्मूला दे दूंगा। जहां दूसरे बच्चों को 500 केस लॉ याद करने पड़ेंगे, 100 केस लॉ याद करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता दूंगा। अगर मान लो बाई चांस वो केस तुम्हें रिकॉल नहीं आया, पार्टीज का नाम याद नहीं आया, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा अचूक चीज बताऊंगा कि उस फॉर्मूले को पुट कर देना, और एग्जामिनेशन की इतनी हिम्मत नहीं है, उस माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं है पेपर चेकर में कि तुम्हारा एक भी नंबर काट सके। ऐसा एक फॉर्मूला, ऐसा एक चीज आपको दूंगा मैं। उससे पहले बेटा क्या करना है, आपको बहुत प्यार से मेरी बातों को सुनते रहना है। तो सबसे पहले कंज्यूमर की बात करेंगे। डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा बेटा, शाबाश, डेफिनेशन इसको लिखवाऊंगा, इसकी बखियां उखेड़ देंगे, डेफिनेशन को तार तार कर देंगे, एक एक वर्ड को इसकी सीखेंगे। पहली बात मैंने समझ लो बेटा, कंज्यूमर क्या है बेटा? कंज्यूमर वो है जो गुड्स परचेज करता है या सर्विसेज अवेल करता है। यानी मोटी भाषा में बोलूं, या तो वो गुड्स परचेज करता है या वो सर्विसेज अवेल करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर। अब कोई भी आदमी गुड्स आपको देगा, अपनी सर्विस देगा, तो फ्री में कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में बेटा। देयर इज नो सच अ कंसेप्ट लाइक फ्री लंच। मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलता। मुफ्त में लेने की कोशिश भी कभी कोई चीज मत करना, क्योंकि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं है। अगर कोई आपका फायदा करता है तो यू हैव टू हैव पे फॉर व्हाट यू गेट। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि मुफ्त है। मुफ्त आपको मंदिर के बाहर सामान मिलता है, गुरुद्वारे में लंगर मुफ्त मिलता है, मंदिर में प्रसाद मुफ्त मिलता है। कमर्शियल वर्ल्ड में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। अगर उसने कोई सर्विस ली है, किसी पर्सन की सर्विसेज अवेल करी हैं, किसी पर्सन से गुड्स खरीदे हैं, तो उसने जरूर पैसा पे किया है, तभी तो उसको वो गुड्स देगा, तभी वो सर्विसेज देगा। अच्छा, वो गुड्स या सर्विस वो किसके लिए खरीदेगा? अपने लिए भी खरीद सकता है और अपने किसी नियर एंड डियर के लिए भी खरीद सकता है। पैसे वो कैश में भी दे सकता है, पैसे वो उधार भी कर सकता है, या किस्तों में भी दे सकता है। डेफर्ड पेमेंट सिस्टम बोलते हैं बेटा, जब आप ना तो आप कैश में ले रहे हो, ना उधार में ले रहे हो, किस्तों में ले रहे हो सामान। किस्तों में भी सामान मिलता है ना, तो उसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट सिस्टम। तो डेफर्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू ले रहे हो, अपने लिए ले रहे हो, अपने किसी रिश्तेदार के लिए ले रहे हो, दोस्त के लिए ले रहे हो, और साथ में पैसा पे कर रहे हो, तो आपको बोला जाएगा कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना यहां पर बेटा, ध्यान चीज क्या रखनी है बेटा, कि आपने ये ध्यान रखना है कि उस गुड्स का वो क्या करेगा। गुड्स के पीछे कमर्शियल पर्पस है कि नहीं है। कोई भी सामान खरीदा जाता है तो दो चीजों के लिए खरीदा जाता है बेटा, या तो यूज करने के लिए या दोबारा बेचने के लिए। तो कोई भी केस आए तो पहले बात तो ये देखो कि पर्पस क्या है। पहली बात तो ये देखो पर्पस क्या है। कोई भी केस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पढ़ोगे तो कोई भी केस पढ़ने से पहले ये देखोगे कि पर्पस क्या है भाई इसका। पर्पस ये सेल्फ यूज है, पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज वो खुद करे या उसका कोई नियर एंड डियर करे, वो पर्सनल यूज माना जाएगा। अगर वो गुड्स खरीदता है और उसको दोबारा बेचता है, यानी उसको कमर्शियल यूज कर रहा है वो लार्ज स्केल पर, तो उसको फॉर बिजनेस पर्पस माना जाएगा। तो आज के इस सेशन का मैं यही एंड करता हूं, यही खत्म करता हूं बेटा। आज हमने क्या सीखा? आज हमने देखा बेटा लॉजिक सीखा, रीजन सीखा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के क्या रीजन है। बेसिकली मैंने बेटा 4 आपको इसके रीजन बताए हैं। तो 4 रीजंस क्या थे इसके बेटा, आप ध्यान देना मेरी बात को। वो सारी बातें बेटा मैंने आपको बोर्ड के सामने यहां लिखी थी कि 4 रीजंस क्या हैं। आइए नोट कर लीजिए, दोबारा नोट तो आपने कर लिया है। तो क्या वो रीजन थे? एक तो था बेटा क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग,
और दूसरा बेटा क्या था, कार्टेल, और तीसरा क्या था, मल्टीपल लॉज, और चौथा क्या था, हर्डल्स इन लिटिगेशन, और एक और था बेटा रेमेडी। तो ये 5 रीजंस बताए कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द बेसिक राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। देयर आर वेरियस राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। आपको ये याद करना है बेटा, आज के बाद आपको ये याद हो जाना चाहिए कि कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू रिड्रेस, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी हर्ड, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आपके डाउट्स का इंतजार करूंगा बेटा। दैट्स इट।